राजस्थान दैनिक घटनाक्रम जो मैंने 1 दिसंबर से शुरू किया था, अब 10 दिसंबर कंप्लीट होने वाला है। 22 दिसंबर से लेकर के आज की इस क्लास में 22 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक का घटना चक्र है, जो विभिन्न अखबारों से राजस्थान सरकार की साइट से लिया हुआ है। अखबारों में राजस्थान पत्रिका है, भास्कर है, दैनिक जागरण है और कुछ जहाँ से भी ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जाती है वहाँ से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मैं बताऊँगा कि कौन कौन से काम के पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं। तो देखते हैं। देखो, पहली न्यूज़ है पेपरलेस विधानसभा सत्र, यानी 2025 में जो राजस्थान विधानसभा का जो पहला सत्र बुलाया जाएगा वो पूरा का पूरा डिजिटल होगा। कब से? जनवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होगा। 2025 का पहला जो सत्र है वो तीसरे सप्ताह में शुरू होगा, यानी 21 तारीख 22 तारीख के आसपास शुरू होगा। तीसरे सप्ताह में, चौथे नहीं, तीसरे सप्ताह में। तो 30 सप्ताह शुरू होगा और पूरा का पूरा क्या होगा? सत्र पूरा का पूरा डिजिटल होगा, यानी कुछ भी उस सत्र में कोई भी काम है वो कागजों में नहीं होगा, सारा का सारा पेपरलेस होगा, यानी एक तरह से ई विधान होगा। ठीक है। और सदन का रंग पूरा का पूरा कैसा होगा? रूप कैसा होगा? गुलाबी होगा। सदन पूरा का पूरा पिंक होगा। ठीक है, ध्यान रखना। पूछ सकते हैं कि राजस्थान विधानसभा का सत्र जो पूर्ण रूप से डिजिटल था, यानी 2025 का पहला यानी जनवरी का तीसरे सप्ताह में शुरू होगा, यानी 14 तारीख के बाद का सत्र। साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, प्रश्न निश्चित रूप से आना है, प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? साहित्य अकादमी का राजस्थानी का सर्वोच्च पुरस्कार श्री मुकुट मणिराज को मिला। और मुकुट मणिराज कहाँ के रहने वाले हैं? ये कोटा के रहने वाले हैं। ये मुकुट मणिराज है जिनको साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार मिला। इनकी किताब का नाम है गांव और अम्मा। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इस साल जितने भी अवार्ड मिले हैं उन्हें अवार्डों को एक प्रश्न में डालकर पूछा जा सकता है। मुकुट कहाँ के रहने वाले हैं? मुकुट मणिराज कोटा के हैं। साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का ये पुरस्कार दिया गया। पुस्तक का नाम है गांव और अम्मा। अब ये जो पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार की अलग अलग समय पर कमेटी बनाई जाती है। कमेटी में फिक्स नहीं है कौन है, लेकिन कमेटी बनाई जाती है। तो इस बार जो कमेटी थी उस कमेटी में भंवर सिंह जी सामोर हैं, लक्ष्मीकांत व्यास हैं और राजेश कुमार व्यास हैं। इनका ध्यान रखना। ये सारे साहित्यकार हैं और इनको भी कभी न कभी ये पुरस्कार मिल चुका है इनको। 2023 का ये पुरस्कार गजेंद्र सिंह पुरोहित को मिला था और उनकी किताब का नाम था पलकती प्रीत। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 24 का ही पूछे, 23 का भी पूछ सकते हैं। गजेंद्र सिंह जी पुरोहित को मिला है और रचना का नाम है पलकती प्रीत। और मुकुट मणिराज जी को मिला है गांव और अम्मा को, और ये कोटा के निवासी है। इंपॉर्टेंट है, रट लेना, प्रश्न आएगा। पलकती प्रीत 2023 में, गांव और अम्मा 2024 में मुकुट मणिराज है, कोटा के रहने वाले, और 23 में गजेंद्र सिंह जी पुरोहित को मिला। ठीक है। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार, ये मैंने पहले भी बताया था, पहले भी एक वीडियो मैंने ये करवाया हुआ है कि कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार, लोक कला के संबंध में ये पुरस्कार दिया जाता है। जो हमारे जो कोमल कोठारी हैं, साहित्यकार हैं, उनके नाम से दिया जाता है। और किसको दिया गया? देखो कहाँ पर है ये, तो उदयपुर शिल्प पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में ये पुरस्कार का वितरण किया गया। अब ये किसको दिया गया कि ये थोड़ा ध्यान रखना है। डॉक्टर रूप सिंह जी शेखावत को दिया गया।
और ये किस कला से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। भवाई लोक नृत्य है ये। प्रश्न सीधा आएगा कि हाल ही में यानी वर्ष 2024 में डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार दिया गया। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार दिया गया, जो किस क्षेत्र से दिया गया? तो रूप सिंह शेखावत का इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो किससे है? भवाई नृत्य से है। किससे? भवाई नृत्य है। ये उदयपुर साइड में काफी प्रचलित है भवाई। वैसे तो ये व्यावसायिक नृत्य है और इस भवाई नृत्य के हैं वो बागोजी जाट थे, इसके प्रवर्तक थे। और इनके ये व्यावसायिक नृत्य प्रोफेशनल है, कॉमर्शियल हो चुका है ये नृत्य। और एक मिला है गुजरात के रहने वाले हैं महाराष्ट्र के रहने वाले गणपत सखाराम मस्गे। इनको कठपुतली चित्रकला के लिए मिला है। किसके लिए मिला? कठपुतली चित्रकला के लिए मिला है। ठीक है, ध्यान रखना। इनका देखो पुरस्कार मिला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का संबंध किससे है। रूप सिंह जी शेखावत और गणपत जी सखाराम मस्गे का संबंध किस कला से है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फोटो है जिसमें प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है रूप सिंह जी शेखावत को। कार्तिक राजस्थानी क्रिकेटर, कार्तिक राजस्थान के अंडर 19 के क्रिकेटर हैं वो, जिन्होंने क्या किया है। देखो सामान्यतः क्या होता है कि अलग अलग उम्र के अलग अलग एज वर्ग के टूर्नामेंट होता है। 13 साल के, 19 साल के, फिर उसके आगे उनको रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और अलग अलग ट्रॉफी में उनको प्रवेश दिया जाता है, खेलने का अवसर दिया जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि 19 से सीधे क्या किया है, सीनियर रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू मैच में शतक लगाया। पहली बात तो ये है कि ये खिलाड़ी ऐसा है जिसने अंडर 19 से सीधे विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी में खेला है और पहले ही मैच में उन्होंने क्या किया है, शतक लगाया है। ये है कार्तिक, पहली मैच में उन्होंने शतक लगाया, डेब्यू मैच में ही उन्होंने क्या किया, शतक लगाया। किसमें? रणजी ट्रॉफी में और विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू मैच में शतक लगाया। और ये सीधे 19 से सीधे क्या किया है, सीधे इस मैच खेला, जबकि उसके बीच में काफी कुछ पड़ाव होते हैं। उन पड़ावों को पार करने के बाद ही वो विजय हजारे या रणजी ट्रॉफी में उनको अवसर दिया जाता है। नाम क्या है? कार्तिक के। कहाँ के हैं? भरतपुर के रहने वाले हैं, जो अंडर 19 से सीधे विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी में अवसर मिला और डेब्यू मैच में उन्होंने शतक लगाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शन सर्विस सेंटर आएगा ये प्रश्न। ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शन सर्विस सेंटर टाटा स्टील द्वारा स्थापित। कहां पर स्थापित किया गया? जयपुर में स्थापित किया गया। यह निर्माण उद्योग को कस्टमाइज रीइंफोर्समेंट उत्पाद के लिए खोला गया है और इसमें टिस्कॉन रेडीबिल्ड का उत्पादन होगा। तो सीधा प्रश्न आ जाएगा कि हाल ही में टाटा के द्वारा ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शन सर्विस सेंटर किस स्थान पर खोला गया, या फिर 4 संस्थाएं जो नई संस्थाएं खुली है उन संस्थाओं के नाम होंगे और सामने उनके सेंटर का नाम होगा। तो पूछ सकते हैं, ये पूरे चांस है कि प्रश्न आए। जयपुर में है मानस ई आरोग्य पोर्टल हनुमानगढ़ में जो नशा मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र पर नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए ये मानस ई आरोग्य पोर्टल लॉन्च किया गया। क्या करने के लिए? जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें नशा से मुक्त करवाने वाली दवाइयां, नशा को कंट्रोल करने वाली, नशा से निजात देने वाली दवाइयों का स्टॉक कितना है उन नशा मुक्ति केंद्रों में, उन दवाओं का पर निगरानी करने के लिए जयपुर के एक जिला कलेक्टर, क्या नाम है, कानाराम, जो पहले शिक्षा निदेशक थे, उनके प्रयासों से ये मानस ई आरोग्य पोर्टल हनुमानगढ़ में, ये हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर हैं कानाराम जी, और
इसमें रोगी व दी गई रोगी और उसको दी गई दवाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है कि भाई कि रोगी को कितनी दवाएं दी गई है, क्योंकि इसमें शायद कुछ निगरानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हो सके कुछ भ्रष्टाचार या कुछ धांधली हो सकती है, ऐसा इसी वजह से निगरानी कर रहे हैं। वरना नशा मुक्ति केंद्र में दवाइयां दे रहे हैं और दवाइयां वो आगे उनको मरीजों को दी जा रही है जो नशा से मुक्ति चाहते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाले हैं कि किस जिले में हुआ मानस ई आरोग्य पोर्टल, क्योंकि नशा मुक्ति के लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार भी काफी प्रयास कर रही है, क्योंकि उससे पहले भी एक अभियान चलता था नया सवेरा, नशा मुक्ति के लिए ही था, काफी टाइम हो गया उस बात को। तो ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड, ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी प्रबंधन के लिए ये पुरस्कार हमारे राजस्थान के जो निर्वाचन आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता को ये अवार्ड दिया गया। आयोजक कौन है? सेंटो डियागो डोमिनिक गणराज्य के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। सेंटो डियागो को क्यों दिया गया? कि इन्हीं के प्रयासों से राजस्थान में पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी चुनाव प्रबंधन हुआ। और इससे पहले 2020 में इलेक्शन कमीशन ऑफ ईयर अवार्ड भी दिया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ ईयर अवार्ड भी 2020 में दिया जा चुका है। और अभी पिछले साल यानी 2024 में, सॉरी इसी साल 2024 में ये पुरस्कार है वो इनको दिया गया है। राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता को दिया गया है। पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आई पार्क अजमेर, ये प्रश्न आएगा। ये प्रश्न आएगा, पूर्ण विश्वास है कि आई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कि राजस्थान राइजिंग राजस्थान समिट में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए, क्योंकि 9, 10 और 11 दिसंबर को राजस्थान में राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ था जयपुर में इंटरनेशनल सेंटर में। तो उसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए अजमेर के माकड़वाली में ये आई पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रश्न आएगा कि राजस्थान राइजिंग राजस्थान समिट में निवेश को प्रोत्साहन करने देने के लिए किस स्थान पर आई पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो कहां पे है? ये अजमेर के माकड़वाली में स्थापित किया जा रहा है। मिशन कुटुंब कवच राजसमंद में क्या है? देखो, ये एक्चुअल में एक बीमा योजना है, बीमा प्लान है, यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एक योजना है। उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन कुटुंब कवच की शुरुआत की गई है। इस योजना में लोगों को जागरूक करना है और इस योजना में 18 से 50 आयु वर्ग के सभी को बचत खाता धारकों हेतु है। जो बचत खाता धारक हैं 18 से 50 आयु वर्ग के जितने भी जो सेविंग अकाउंट होल्डर हैं जो भी, उनके लिए है। उनके लिए ये कैसा बीमा है? तो कि 436 रुपये प्रीमियम है और बीमा है वो 20 लाख रुपए तक का बीमा होगा इसमें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है। प्रश्न आ सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक मिशन कुटुंब कवच शुरू किया गया है, राजसमंद में शुरू किया गया है। और इसमें क्या करना है कि 18 से लेकर के 50 आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं जिनके बचत खाता है उनके लिए बीमा योजना है। 436 रुपये प्रीमियम जमा करवाना और 20 लाख का बीमा है इसमें। ये देखो, ये है उसका पोस्टर है, जिला प्रशासन राजसमंद के द्वारा शुरू किया गया। हर वंचित नागरिक के लिए पंजीकरण हेतु है ये, और 27 दिसंबर को इसका टाइम दिया गया था। और समस्त जिले के सभी ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाया गया। और इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 436 रुपये में 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक का है ये 20 लाख रुपए तक का नहीं है, 2 लाख रुपए तक का बीमा है ये। ठीक है,
और इसमें 18 से 50 आयु वर्ग के सभी खाता धारकों को योजना लागू है। इसमें देखो कौन कौन होंगे, इसमें 18 से 50 आयु वर्ग के हर आदमी, और इसलिए इसमें क्या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, इसमें गैंग में काम करने वाले लोग, जो कारखानों और में जो मरम्मत का काम करते हैं, मशीन की मरम्मत का काम करने वाले होते हैं, इसमें कटर, अन्य कारखानों में कार्यरत श्रमिक और माइनिंग के क्षेत्र में काम करने वाले, खुदरा दुकानों में का रिटेलर शॉप में काम करने वाले, डिपो में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, टोल प्लाजा में, बड़े निर्माण कार्यों में, सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो भी काम कर रहे हैं उन श्रमिकों के लिए है। इसके अलावा थड़ी, ठेले, अस्थायी कैबिन संचालन करने वाले व्यक्ति जो नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र में काम करते हैं, नगर पालिका नगर परिषद में कोई थड़ी लगा रहे हैं, कोई चाय की ढाबा लगाया हुआ है, कोई नमकीन बिस्किट वगैरह का, मठरी वगैरह का जो दुकान लगा रखी है, उनके लिए। और इसका ये प्रारंभ किसने किया? जो राजसमंद के जिला कलेक्टर हैं बाल मुकुंद जी असावा के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये उसको प्रमोशन करने के लिए किया गया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब देखो प्रमोशन है, ठीक है, राजसमंद में प्रमोशन किया जा रहा है वहां के प्रशासन के द्वारा, लेकिन ये योजना इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। बर्ड फ्लू संक्रमण, बर्ड फ्लू संक्रमण, ये बर्ड फ्लू संक्रमण देखो पहले अभी 2 साल पहले सांबर में आया था और अभी वापस सांबर में वो आ गया है। सांबर में अभी 2 दिन पहले ही सांबर में उसका असर देखा गया है। इसके अलावा जो फलोदी, जोधपुर के फलोदी या नया जिला जो फलोदी बना है उसमें एक जगह है खींचन। खींचन में जो कुर्जा साइबेरियन क्रेन के बड़ा शरण स्थल है, यानी एशिया के बड़े शरण स्थलों में से एक है खींचन का। खींचन जो साइबेरियन क्रेन के लिए, कुर्जा के लिए है, या डेमोसाइल क्रेन भी कहते हैं इसको, डेमोसाइल क्रेन कुर्जा के लिए। खींचन पहला कुर्जा सुरक्षित क्षेत्र है और 2023 में इसको सुरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया है। राजस्थान में टोटल 37 संरक्षित क्षेत्र है। अभी एक नया जो आसो भीलवाड़ा में है वहां पर नया क्षेत्र उसको सुरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व एरिया घोषित किया गया है, वो 37वां है। और ये 2023 में रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था खींचन गांव में, जो पहला कुर्जा सुरक्षित क्षेत्र है, डेमोसाइल क्रेन के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। और वहां पर ये बर्ड फ्लू का संक्रमण देखा गया, बर्ड फ्लू का संक्रमण देखा गया है, थोड़ा ध्यान रखना है। रामगढ़, विषधारी व मुकुंदरा को मिले 5 बाघ। रामगढ़ विषधारी जो टाइगर प्रोजेक्ट है, मुकुंदरा टाइगर प्रोजेक्ट है, इसको बाघ मिले हैं। बाघ कहां से मिले हैं? तोड़ोबा, अंधारी व पेंच, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व क्षेत्र से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व क्षेत्र से 5 बाघ मिले हैं। यानी रामगढ़ विषधारी को 2 बाघ मिले हैं और मुकुंदरा को 3 बाघ मिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी अब जो पहले तो क्या होता था, एक बार यहाँ पे राजस्थान में, भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि रणथंभौर से सरिस्का के लिए टाइगर का, बाघ का, बाघिन का, मछली बाघिन का ट्रांसफर किया गया था। अब है काफी जगह ऐसा हो रहा है, जैसे ये तोड़ोबा, अंधारी और पेंच टाइगर रिजर्व से लाया गया है। इसके अलावा गुजरात से भी लाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से राजस्थान में लाए जा रहे हैं। तो बाघों का काफी स्थानांतरण किया जा रहा है। तो रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा में, रामगढ़ में अभी हाल ही में वहां पर बोटिंग सफारी भी शुरू हो रही है। रामगढ़ में पहला, वहां एक शंभू सागर झील है, शंभू सागर झील है रामगढ़ में। तो रामगढ़ में जो शंभू सागर झील है, उस झील में बोटिंग, यानी पानी पीते हुए बाघ जो भी है वहां पर जीवों को, बाघों को, बाघ बाघनियों को पानी पीते हुए जो शंभू सागर झील में पानी पीने आते हैं, तो वहां पर बोटिंग की सुविधा शुरू कर रहे हैं। कहां पर? रामगढ़ विषधारी में, जो बूंदी में है। पॉकेट जीनियस प्रो, यानी ये एक स्टूडेंट है, डूंगरगढ़ रहने वाला है ये, जिसका नाम चयन पांड्या है। उसने एक छोटा सा पॉकेट कंप्यूटर तैयार किया है, छोटा सा पॉकेट कंप्यूटर तैयार किया है, जो मात्र 3.5 इंच का है। कितने इंच का? 3.5 इंच का जो सामने दिख रहा है वो इसी के द्वारा तैयार किया गया है। 3.5 इंच का पॉकेट कंप्यूटर, जिसमें 8 GB की रैम है
और 250 GB से 1 TB तक की SSD हार्ड डिस्क लग सकती है, यानी 1 TB तक की हार्ड डिस्क लग सकती है। और ये देखो सामने दिख रहा है, ये चालू है, YouTube चल रहा है इस पे, और ये इसके द्वारा तैयार किया गया है। पॉकेट जीनियस प्रो नाम दिया गया है इसको। GST काउंसिल की 55वीं बैठक की सिफारिश है। जो GST काउंसिल की 55वीं बैठक है वो जैसलमेर में हुई थी। कहाँ हुई थी? जैसलमेर में हुई थी। पिछले वीडियो मैंने बताया था। इसमें GST में कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो क्या लिया गया है देखो, वाउचर क्या क्या किन किन को GST लगाई जाएगी और किन पे GST नहीं लगाई जाएगी। जो नए चेंजेज हुए हैं वो है कि जो वाउचर से संबंधित कोई भी लेन देन है तो उस पर लेन देन पर है, जीन थेरेपी पर, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल PRK पर, लोन नियम पालन न करने पर दंडात्मक शुल्क पर GST नहीं। यानी वाउचर से संबंधित कोई भी आदमी लेन देन, वाउचर के द्वारा कोई आदमी लेन देन कर रहा है तो उस पर GST नहीं लगेगी। जीन थेरेपी से संबंधित कोई कार्य किया जा रहा है तो उस पर GST नहीं लगेगी। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल है, ये राइस है, चावल है, तो उस पर GST नहीं लगेगी। लोन नियम पालन न करने पर, जैसे किसी व्यक्ति ने लोन लिया किसी बैंक से और लोन के लेने वक्त जो भी नियम निर्धारित किए गए थे, अगर वो व्यक्ति किसी नियम का उल्लंघन करता है और उल्लंघन करने पर उस पर कोई पेनल्टी लगी है, जुर्माना लगा है, तो उस जुर्माने पर GST नहीं लगेगी। ध्यान रखना है, इन पे GST नहीं है। जीन थेरेपी पर है, वाउचर पर नहीं लगेगी, जीन थेरेपी नहीं लगेगी, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पे नहीं लगेगी और लोन नियमों में उल्लंघन करने पर GST नहीं लगेगी। कार्टिसेल थेरेपी। कार्टिसेल थेरेपी क्या है? सरल सी भाषा में, अगर किसी आदमी को कैंसर हो जाता है और कैंसर ठीक हो गया लेकिन कुछ समय बाद वापस कैंसर की चपेट में आ जाता है, वो कैंसर हो जाता है, तो उसके ब्लड में से T सेल ली जाती है और कैंसर से पीड़ित जो भी कोशिकाएं हैं वहां पर उस ब्लड को इंजेक्ट किया जाता है, जो भी प्रक्रिया है उनकी किया जाता है और उससे उसका इलाज किया जाता है। उसी को नाम दिया गया कार्टिसेल थेरेपी, यानी काइमेरी एंटीजन रिसेप्टर T सेल, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल। कहां पे शुरू हुआ ये? तो कि भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के डॉक्टर्स के द्वारा पहली बार इसका प्रयोग में किया गया। भगवान महावीर कैंसर रिसर्च सेंटर है वहां पे किया गया। ये थेरेपी उन मरीजों के लिए जिन्हें उपचार के बाद कैंसर वापस हो गया है। ठीक है, ये देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है। इसमें शरीर में T कोशिकाएं लेकर कैंसर कोशिकाएं खत्म की जाती है। ब्लड में से T कोशिकाएं ली जाती है शरीर में से और फिर उनसे कैंसर कोशिकाओं को खत्म किया जाता है। ये ऐसे काम करेगा कि कैसे कैसे होगा, यहाँ से लिया, खून लिया, फिर इंसर्ट जीन फॉर कार T सेल, शरीर में रिसेप्टर हो गया, ये आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पर उसको व्यक्ति के शरीर में गया। इस प्रकार के ये काम करेगा। ठीक है, अपने तो ये प्रोसेस नहीं पूछेंगे, मेंस में भी पूछ सकते हैं, मेंस में ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में जो कैमल रिसर्च सेंटर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित है ये। इस संस्थान के द्वारा मालवी और मेवाड़ी ऊंट जो संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त मतलब उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, उस पर कुछ अनुसंधान रिसर्च किया था इन्होंने। किसने? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान बीकानेर के द्वारा रिसर्च किया गया। करनाल में भी वहां पर रिसर्च सेंटर है, तो करनाल में उनके वहां पे रिसर्च किया था। तो उस रिसर्च के लिए उन्हें संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार दिया गया। संस्थागत क्यों दिया गया? क्योंकि एक संस्था है और उसका अलग कैटेगरी का ये पुरस्कार है, यानी द्वितीय कैटेगरी का पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? करनाल में मेवाड़ी ऊंट नस्ल के संरक्षण के लिए कार्य करने हेतु दिया गया है। ये इसका ऊंट अनुसंधान बीकानेर का लोगो है जो जोड़बीड़ में है। मालवी और मेवाड़ी जोड़बीड़ में देखो ऊंट अनुसंधान भी है, घोड़ा अनुसंधान संस्थान भी है, जोड़बीड़ बीकानेर में। सौम्या गुर्जर जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर है,
जयपुर ग्रेटर की महापौर है, इन्हें समाज सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया। अटल फाउंडेशन के द्वारा अटल भूषण सम्मान 2024 दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि इन्होंने अपने नागरिकों की, लोगों की, जनता की बहुत ज्यादा समाज सेवा की है और समाज सेवा की उपलब्धियों के लिए इन्होंने बढ़ चढ़ करके समाज सेवी व राजनीतिज्ञ श्रेणी में दिया गया। ये बहुत बड़ी राजनेता भी है। सोमिया गुर्जर नाम सुना होगा आपने। सोमिया गुर्जर नगर निगम है ग्रेटर की महापौर है और ये समाज सेवी भी है और राजनीतिज्ञ भी है। और इस अटल फाउंडेशन के द्वारा अटल भूषण सम्मान दिया गया और ऐसा पुरस्कार टोटल राजस्थान के 14 लोगों को दिया गया, जिसमें सोमिया गुर्जर को समाज सेवा के लिए दिया गया कि उन्होंने समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों की हेल्प की, लोगों की सहायता की है, इसलिए उनको दिया गया। ठीक है, ये इनका फोटो है। इसके अलावा जोधपुर के खेमचंद खत्री को दिया गया, जोधपुर के खेमचंद खत्री को दिया गया। और खेमचंद खत्री है वो हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्टर हैं। जोधपुर तो हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है। आप जोधपुर जाओ तो आप हैंडीक्राफ्ट के बहुत ज्यादा, हस्तकला, हस्तशिल्प के बहुत ज्यादा सेंटर दिखेंगे और काफी अच्छी अच्छी कलात्मक वस्तुएं मिलेगी आपको। तो ये एक्सपोर्टर हैं खेमचंद जी। राधेश्याम जी रंगा, ये भी निर्यातक हैं, ये भी जोधपुर के ही हैं, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर रवि जिंदल को अचीवमेंट अवार्ड दिया गया उपलब्धियों के लिए। डॉक्टर रवि जिंदल को अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, खेमचंद जी हैं, एक राधेश्याम जी है और रवि जिंदल है। और सोमिया गुर्जर को समाज सेवा और राजनीति की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। कोटा केयर्स अभियान। अब कोटा केयर्स अभियान क्या है कि कोटा में जो सेंटर, कोचिंग सेंटर है, वहां के स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, ये नीट की और मेडिकल की, आईआईटी की तैयारी करने वाले, तो वहां पर बच्चों से जुड़े हुए लोगों का एक मंच तैयार किया गया है। बच्चों से जुड़े हुए मंच कैसे? जैसे कोई डॉक्टर हैं, मेडिकल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, यानी वो सारे लोग जो ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिनका सीधा कांटेक्ट बच्चों से है, स्टूडेंट से, तो उनको साथ में लेकर के एक मंच तैयार किया गया है। उसी को नाम दिया गया कोटा केयर्स अभियान, यानी स्टूडेंट केयरिंग के लिए शुरुआत की गई, स्टूडेंट की देखभाल करने के लिए, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट काफी नर्वस, घर से दूर रहते हैं। देखा होगा कि कुछ लोग, बच्चे हैं जो नर्वस होकर आत्महत्या भी कर जा रहे हैं। तो उनको, उन पर ध्यान रखने के लिए, उन्हें ऐसा फीलिंग ना हो कि वो घर से बाहर हैं, कुछ नर्वसनेस ना आए, इसके लिए है। तो 23 दिसंबर को इसकी घोषणा की गई और इसकी पहल हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम जी बिरला हैं, उनके द्वारा की गई है। और स्टूडेंट से जुड़े लोगों को साथ में लिया जाएगा। स्टूडेंट से जुड़े, चाहे वो रेस्टोरेंट वाला है, चाहे होटल वाला है, चाहे चाय की थड़ी वाला है, चाहे टैक्सी वाला है, चाहे ऑटो रिक्शा वाला है, ऐसा सारे व्यक्ति जो स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, जो फेमस लोग हैं, उनको उसमें साथ में लिया जाएगा। कोटा केयर्स अभियान। इसी का रोलर स्केटिंग की खिलाड़ी है, जयपुर की निवासी है। इसने 62वीं नेशनल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीते। इसने, इशिका ने 2 गोल्ड जीते। कितने में? एक 200 मीटर में, एक 400 मीटर में 2 गोल्ड जीते। 200 मीटर और 400 मीटर रोलर स्केटिंग में। स्केटिंग तो समझ गए ना, रोलर स्केटिंग, उसमें इन्होंने दो गोल्ड जीते हैं। जयपुर के निवासी हैं, इशिका। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जामों में पूछ सकते हैं और मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। क्योंकि अगर मुझे कहा जाए ना, मुझे कहा जाए कि आपको करंट का पेपर बनाना है, तो मैं बताऊंगा मैं कौन कौन से क्वेश्चन लूंगा, मैं बताऊंगा एक एक। मैं ये प्रश्न जरूर लूँ, ये प्रश्न मैं जरूर लूँ करंट के रूप में कि 76वां गणतंत्र दिवस राज्य स्तर का आयोजन उदयपुर में होगा। पिछला जो था वो जयपुर में हुआ था, 15 अगस्त राज्य स्तर का समारोह वो जयपुर में हुआ था। इस बार उदयपुर, मेवाड़ में आयोजित किया जा रहा है गणतंत्र, 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र बना था, गणतंत्र बना था। 26 जनवरी को क्यों बना था? क्योंकि लाहौर में पहली बार 26 जनवरी, यानी पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाई गई थी। यानी 26 जनवरी को आजादी, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था सांकेतिक रूप से।
यानी जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें निर्णय लिया गया था कि अब हम हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उसी की जो लाहौर अधिवेशन के लिए गए निर्णय को यादगार बनाने के लिए प्रति वर्ष है वो गणतंत्र दिवस की घोषणा है वो 26 जनवरी को की गई कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और गणतंत्र दिवस उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, भारत गणतंत्र बना था। गणतंत्र का मतलब है जब देश का संवैधानिक मुखिया जनता के द्वारा निर्वाचित हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था को गणतंत्र कहते हैं। यद्यपि हमारा जो देश के राष्ट्रपति हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। ध्रुपद नाद निनाद विरासत समारोह। ध्रुपद ये ढोलक होती है बड़ी, जिसको ध्रुपद कहते हैं, उसको गायन की शैली भी है ये। और ये कहाँ हुआ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। इसमें कौन कौन है, कौन कौन भागीदार थे? तो कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, जिसका जो मुख्यालय है उदयपुर में है पश्चिमी क्षेत्र का। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जिसका मुख्यालय पटियाला में है, वो शामिल है इसमें। इंटरनेशनल ध्रुपद धाम ट्रस्ट, ये भी इसमें आयोजक हैं। और रस मंजरी संगीतोपासना केंद्र जयपुर, इन सब ने मिलकर के इसका आयोजन किया, ध्रुपद नाद निनाद विरासत समारोह। ठीक है, कम चांस है पूछने के बहुत कम चांस है, लेकिन डिपेंड करता है पेपर सेटर पर। लेकिन मुझे अगर कहा जाए तो मैं ये प्रश्न नहीं दूं। पे एंड प्ले पॉलिसी, पे एंड प्ले पॉलिसी, पे करो और खेलो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, लाइन से ये स्पष्ट होता है कि पे करो और खेलो। तो कि भाई किसको पे करें और क्या खेलें? मान लो मैं कोई खिलाड़ी हूं और मैं अगर खेलना चाहता हूं, ठीक है, प्रैक्टिस करना चाहता हूं किसी संस्था के द्वारा या कहीं पर भी किसी भी रूप में खेलना चाहता हूं, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे खेलने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, मंथली कुछ चार्ज देना पड़ेगा। और ये कब से शुरू हो रहा है? 1 जनवरी 2025 से पे एंड प्ले पॉलिसी 1 जनवरी 2025 को शुरू हो रही है। ये अगर मुझे कहा जाए तो मैं इस प्रश्न को जरूर दूं, मुझे कहा जाए तो मैं ये जरूर दूं। पिछला प्रश्न मैंने बता दिया था कि मैं जरूर दूं उसको, अगर मुझे कहा जाए कि आपको करंट का क्वेश्चन बनाने हैं। क्षेत्रीय व जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्रों पर, यानी क्षेत्रीय और जिला स्तर पर जो ट्रेनिंग सेंटर है, खेल का ट्रेनिंग देते हैं, उनमें अगर आप खेलना चाहते हो तो आपको कुछ न कुछ पैसा देना पड़ेगा, वहां पर मंथली कुछ मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया है इस पॉलिसी में, सारे जितने भी खेल हैं उन खेलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो श्रेणी ए है, इसमें टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, शूटिंग है, जिम है, राइफल है, स्क्वैश है। अब ये इतने आपको खेलों के कैटेगरी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो एक कैटेगरी है उसमें अगर नया खिलाड़ी है तो उसको 500 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर नॉन प्लेयर खिलाड़ी है तो उसको 1500 रुपए मंथली देने पड़ेंगे। ये प्रति माह है, प्रति माह खर्च है। ये नया खिलाड़ी है तो 500 रुपए देने पड़ेंगे और नॉन प्लेयर को 1500 रुपए देने पड़ेंगे मंथली। इसी प्रकार 20 श्रेणी के खेल हैं जिसमें तीरंदाजी है, हॉकी है, जूडो है, ताइक्वांडो है, भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टिंग है, एथलेटिक्स है। इनमें देखो नए खिलाड़ियों को 300 रुपए और नॉन प्लेयर को 1000 रुपए। यानी ए श्रेणी में क्या था, 500 रुपए था और 1500 रुपए था। बी श्रेणी में है 300 रुपए और 1000 रुपए देना है। सी श्रेणी में देखो कुश्ती, देखो इसमें सारा का सारा डिपेंड करता है आपका, वहां पर जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो वहां पर आपको क्या क्या खेल की सामग्री मिल रही है उसके आधार पर है। तो देखो इसमें देखो आपको सामग्री मिल रही है, टेबल टेनिस में मिल रही है, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, लॉन टेनिस में, शूटिंग में, जिम में, राइफल में, स्क्वैश में सामग्री मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर चार्ज है वो ज्यादा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीरंदाजी, हॉकी, जूडो, ताइक्वांडो, भारोत्तोलन, यहाँ पे थोड़ी सी सामग्री है, थोड़ी सी कम सामग्री है या सामग्री थोड़ी सस्ती टाइप की है, तो 300 रुपये और 1000 रुपये है। इसी प्रकार कुश्ती में कोई सामग्री नहीं लगती है, कबड्डी में कुछ नहीं, मिनिमम सामग्री है, साइकिलिंग में है, हैंडबॉल में, बॉक्सिंग में कॉमन सामग्री मिल रही है, इसमें इंडिविजुअल नहीं मिल रही है। जैसे हैंडबॉल में कॉमन सामग्री है, बॉक्सिंग में ज्यादा नहीं है,
फुटबॉल में कॉमन सामग्री मिलेगी, खो खो में कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, खो खो, वुशु, वॉलीबॉल। तो 200 रुपये नए खिलाड़ियों को और नॉन प्लेयर को 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा मंथली। तो पे एंड प्ले पॉलिसी 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है। ये अखबार की न्यूज है। 1 जनवरी से प्रदेश में लागू हो जाएगी पे एंड प्ले पॉलिसी। ये 3 कैटेगरी है, ए, बी और सी, 3 कैटेगरी है। ये न्यूज है, कटिंग है, पत्रिका की कटिंग है। ये 2022 में 22 से बंद थी ये स्कीम। इससे पहले ये स्कीम थी, 2022 में इसको बंद कर दी गई थी। यद्यपि 2016 में इस स्कीम को लागू किया गया था। रामगढ़ विषधारी में वोटिंग सफारी। रामगढ़ विषधारी का सीन है ये। वोटिंग सफारी, यानी वोटिंग सफारी का मतलब है शंभू सागर एक झील है वहां पर टाइगर को पानी पीते हुए दृश्य देखने के लिए शुरू की गई है। और ये पहला टाइगर रिजर्व होगा जहां पर वोटिंग सफारी शुरू हुई है। ये अगर मुझे कहा जाए तो मैं ये तीसरा प्रश्न है जिसको मैं एग्जाम में जरूर दूं, वोटिंग सफारी किस उद्यान में शुरू की जा रही है। हाईकोर्ट में 3 नए जज, ये प्रश्न भी मैं जरूर दूं कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय में, या फिर इससे संबंधित कोई प्रश्न कि राजस्थान हाईकोर्ट में अधिकतम कितने जज स्वीकृत पद हैं, तो 50 पद हैं। अभी कितने हैं, तो अभी 32 हैं। और ये इनकी तीनों की न्यायमूर्तियों की नियुक्ति हो जाने के बाद 35 हो जाएगी। पिछले साल अभी 2 साल पहले 8 जजों की नियुक्ति हुई थी और अभी 2025 में कुछ रिटायर भी होने वाले हैं, तो पद काफी कुछ खाली हो जाएंगे। तो हाईकोर्ट में 3 नए जज कॉलेजियम प्रणाली से इनकी नियुक्ति होती है। प्रमिल कुमार माथुर, ये प्रमिल जी माथुर है। चंद्र प्रकाश जी श्रीमाली, ये चंद्रप्रकाश जी श्रीमाली है। और ये चंद्रशेखर जी शर्मा, तो अब अभी कितने हैं, 32 हैं। ये 3 नियुक्त होने पर कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी न्यायाधीशों की संख्या। 2 साल पहले ये 8 जज नियुक्त किए गए थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट में डीजी यात्रा की सुविधा। ये महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, उदयपुर में है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। तो यहाँ पे डीजी यात्रा का मतलब है आप एयरपोर्ट पे गए हो या यात्रा करने जा रहे हो तो आपको वहां पर आईडी दिखानी पड़ेगी, कुछ कागज दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी एंट्री होगी। अब ऐसा नहीं होगा, अब कुछ नहीं है, बोर्डिंग पास, आई कार्ड वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका चेहरा स्कैन किया जाएगा, पहले से रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। क्या कहते हैं, डीजी यात्रा, तो पहले से ही आपका वहां पर पूरा स्कैन किया हुआ होगा उस प्रक्रिया के तहत। तो वहां गए और आपका चेहरा स्कैन किया, स्कैन करते ही आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी और आपका अंदर एंट्री दे दी जाएगी, यानी चेहरा स्कैन कर एंट्री होगी। देश में इस डीजी यात्रा की सुविधा के लिए 30 हवाई पोर्ट की अनुमति दी गई। 30 हवाई पोर्ट पे ये लागू कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे लागू कर रहे हैं, हवाई अड्डों पर लागू कर रहे हैं ये। तो उसमें से 2 राजस्थान के हैं, एक सांगानेर है और एक महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर का। एक सांगानेर भी इसमें शामिल है और एक, तो ये मुझे अगर कहा जाए तो मैं ये चौथा वो प्रश्न है जिसको मैं जरूर दूं कि राजस्थान के कितने हवाई अड्डों में डीजी यात्रा की सुविधा शुरू की गई है। देश का प्रकृति परीक्षण मिशन अभियान, ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है कि लोगों की प्रकृति का पता लगाना है, जनता की, यानी एक तरह से ये क्या कहें इसको, लोगों की प्रकृति, उनके व्यवहार का पता लगाने के लिए शुरू किया गया है। आम जन की प्रकृति परीक्षण करना, आम जन का प्रकृति परीक्षण करना। इसमें जो जयपुर का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, जयपुर का जो एम्स है, उसके द्वारा राजस्थान में वो शुरू कर रहा है, उन्होंने किया है। और उसकी स्ट्राइक रेट 193.52% की है, जो पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। कोई पूछ सकते हैं, बाकी बहुत कम चांस है कि पूछे। मुझे कहा जाए तो मैं ये प्रश्न एग्जाम में नहीं दूं। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ये तो सबको पता है, 10 से 12 जनवरी को होगा, बीकानेर में होगा।
ये बीकानेर में जयपुर रोड पर उदासर है। बीकानेर से बाहर से निकलते ही उदासर से आगे रायसर आता है। उसके आसपास बीकानेर के किले में, करणी सिंह स्टेडियम में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग इवेंट्स होंगे जिसमें सभी प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। ये ऊंट है और ऊंट का ये डांस है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। ये मैं जरूर दूं, 5वां प्रश्न है जिसको मैं एग्जाम में जरूर दूं पेपर बनाने के लिए मुझे कहा जाए तो। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, ये जो 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है ये अलग अलग जगहों पर हुई है। दिल्ली में भी हुई है और भोपाल में भी हुई है। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था। ये तो 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है। पैरा निशानेबाज हैं ये गौतम है, पैरा निशानेबाज हैं, जयपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने 2 स्वर्ण जीते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कुशाग्र सिंह है, ये भी जयपुर के निशानेबाज हैं। इन्होंने 5 पदक जीते, 2 स्वर्ण और 3 रजत जीते हैं। 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं और इन्होंने 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए हैं। 50 मीटर राइफल में अलग अलग कैटेगरी में है। थोड़ा सा ध्यान रखना, राष्ट्रीय रिकॉर्ड या खिलाड़ी का नाम पूछेंगे और देंगे कि खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो इनका किससे है? कुशाग्र का निशानेबाजी से। मोनिका जाखड़ ये भी शूटिंग में ही है, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं उसने। 50 मीटर राइफल में 3 प्रॉन इवेंट में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। तो थोड़ा ध्यान रखने वाला है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण 2020 से, एक्चुअली में जो तीसरा चरण है ना वो 27 दिसंबर 2024 से है। ये सुपोषित माँ अभियान है, ये 2020 में शुरू हुआ है। सुपोषित माँ अभियान है वो 2020 में शुरू हुआ है, जबकि इसका तीसरा चरण है वो 27 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ। कोटा के श्रीराम से शुरू किया गया, केंद्र से शुरू किया गया है। ये कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र में पोषण और स्वास्थ्य की सुरक्षा का जो मॉडल बनाने में इसका मुख्य भूमिका है। इस सुपोषित माँ अभियान में क्या होगा कि जो प्रसूता महिलाएं हैं उनको 12.5 किलो एक किट दिया जाएगा, 12.5 किलो का किट दिया जाएगा, जिसमें गेहूं का आटा, बाजरी का आटा, मक्के का आटा, चावल, मूंग, मोट, उड़द की दाल और मूंग धोआ दाल, छिलका दाल, चना दाल, इसके अलावा घी, इसके अलावा तेल और इसके साथ में पिंड खजूर वगैरह ऐसा मिलाकर के 12 किलो का एक किट तैयार किया गया है। वो किट उस महिला को दिया जाएगा जो प्रेग्नेंट है, जो प्रसूता महिला है उनको दिया जाएगा, और विशेषकर अभावग्रस्त गर्भवती महिला को दिया जाएगा जिनका वजन है वो 45 किलो से कम है, उनको ये किट उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये जो किट है, ये जो अभियान है किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का ये अभियान है। तो फिर मैंने पहले बताया था कि अगर मुझे पेपर बनाने के लिए कहा जाए तो कौन कौन से प्रश्न दूं, तो ये प्रश्न भी मैं जरूर दूं कि ये सुपोषित माँ अभियान कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ और इसमें क्या प्रावधान है, क्या फैसिलिटी दी जाती है। अजवाइन, सौंफ और सुआ, अजवाइन, मेथी, सुआ और सौंफ, ये मसाला बीजीय मसाला है। उदयपुर की जो महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसके द्वारा और बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो तबीजी अजमेर में, उन दोनों के प्रयासों से उदयपुर में बीजीय मसालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। ये काम शुरू किया गया है दोनों के द्वारा। संस्कार सारस्वत, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, जोधपुर का रहने वाला है। AICV सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में
युगल खिताब जीता इसने, और युगल खिताब जीतने वाला ये राजस्थान का पहला शटलर है। उत्तर प्रदेश के एक खिलाड़ी के साथ मिलकर इसने ये युगल खिताब जीता बैडमिंटन का। ये जोधपुर का रहने वाला है, संस्कार सारस्वत। राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग। अब 33 जिले पहले से ही है और 8 जिले नए बने हैं, तो टोटल कितने हो गए 41, और संभाग कितने हैं 7। यानी जो 3 नए संभाग बने थे, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, उसको समाप्त कर दिया गया है और 9 जिलों को समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए अलग अलग समितियां बनी थी, जैसे राम लुपाया समिति कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस सरकार के समय राम लुपाया समिति बनी, और इस समिति की सिफारिश पर 17 जिले और 3 संभाग बनाए गए थे नए। फिर सरकार चेंज हुई, दल चेंज हुआ, तब ललित के पवार की अध्यक्षता में एक नई समिति बनी, जिलों का पुनर्गठन करने के लिए एक समिति का गठन हुआ, और इस समिति ने बालोतरा, ब्यावर, फलोदी, ये फलोदी नया जिला है, पहले जिला इसमें फलोदी शामिल नहीं था, खैरथल, तिजारा, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड और सलूम्बर, ये टोटल 8 जिले नए जिले घोषित किए हैं। और ये जो 3 संभाग थे, बांसवाड़ा, सीकर और पाली, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना। अब ये फाइनल हो गया। अब मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, जब से जिले बने हैं तब से स्टूडेंट के फोन, कब 1.5 साल पहले, तब से कह रहे थे स्टूडेंट की सर क्या करें, ये नए जिले हैं, नए जिलों के अनुसार पढ़े। मैंने हमेशा मना, मेरे पुराने वीडियो देख लेना, पुराने ईओ के समय, पुराना जो ईओ का भर्ती हुआ था उस दौरान भी मैंने पढ़ाया था, तो उस दौरान को मेरे वीडियो देखने, मैंने हमेशा मना किया है कि नए जिलों के बारे में अभी कुछ मत पढ़ो, नहीं आएगा, कोई प्रश्न नहीं आएगा। अभी भी फोन आ रहे थे कि सर क्या करें, मैंने हमेशा मना किया कि नए जिलों को आपको छूना ही नहीं है, फालतू में लफड़ा लेना ही नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी फाइनल नहीं, सरकार ने भी डिसाइड नहीं किया है कौन से जिले रहेंगे, कौन से जिले नहीं रहेंगे। अब ये फाइनल हो चुका है कि अब 41 जिले और 7 संभाग है। अब आप नए जिलों के अनुसार आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। अभी नहीं पूछेंगे, आरएस की भर्ती परीक्षा में नहीं पूछेंगे, हाँ ईओ की भर्ती परीक्षा में भूगोल नए जिलों के अनुसार आ सकता है। अब मैं कह रहा हूं आ सकता है। जिले कौन कौन से, ये देखो, ये फलोदी है, ये बालोतरा है, ये सलूम्बर है, ये ब्यावर है, ये डीडवाना कुचामन है, ये बहरोड कोतपुतली है ये वाला, और ये तिजारा वाला है, और ये डीग है। टोटल 8 जिले यथावत रखे गए। दिव्यांशी जयपुर की स्क्वैश खिलाड़ी है, जिसने 79वीं वेस्ट इंडिया स्लैम स्क्वैश अंडर 13 में स्वर्ण पदक जीता है, अंडर 13 में स्वर्ण पदक जीता है, और धैर्य गोगिया ने इसी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, दिव्यांशी का ध्यान रखना है, स्क्वैश खिलाड़ी है। एनिमेटेड फिल्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आने लायक है। मुझे भी अगर कहा जाए पेपर बनाने के लिए तो मैं ये प्रश्न जरूर दूं, मेरे अपनी तरफ से पेपर बनाने के लिए ये पेपर में जो प्रश्न है जरूर दूं। तो इसमें देखो क्या है, एनिमेटेड फिल्म है जिसका नाम है संवेदना। इस संवेदना की जो स्टोरी है वो तपन भट्ट ने लिखी, ये प्रश्न आएगा, तपन भट्ट ने लिखी, और इसे 2 अवार्ड मिले, एक गोवा में मिला, एक लातूर में मिला। क्या मिला, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, दोनों लातूर और गोवा मिला। इसका ये, इस फिल्म का ये पोस्टर है, संवेदना, रिश्ता एहसासों का। जर्मनी, ये प्रश्न भी आएगा, ये प्रश्न निश्चित रूप से आना है कि राजस्थान में जो राइजिंग राजस्थान समिट, इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 9, 10, 11 दिसंबर को, तो उस समिट के बाद राजस्थान में निवेश करने वाली पहली कंपनी कौन सी है, विदेशी कंपनी कौन सी है? तो पहली विदेशी कंपनी है जर्मनी की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यूनिट है, कंपनी है एल्बाट्रॉस। क्या नाम है? एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस के द्वारा राजस्थान की तिंवरी में, जोधपुर के तिंवरी में, तिंवरी रिको औद्योगिक क्षेत्र में ये अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, जर्मनी की एल्बाट्रॉस के द्वारा जोधपुर के तिंवरी में। तिंवरी तो पता ही होगा, काली तिंवरी है जो मिर्च उत्पादन के लिए, तिंवरी, ओसिया वगैरह मिर्च उत्पादन के लिए, प्याज उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये उसका फोटो है जहाँ उद्घाटन हो रहा है तिंवरी जोधपुर का। पंचायती राज को 641 करोड़ रुपए मिले, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आने लायक है, आने लायक है कि पंचायतों को हाल ही में
दूसरी किस्त में टोटल कितने रुपए मिले, तो दूसरी किस्त में कितने मिले 560.63 करोड़ रुपए मिले। क्योंकि ये क्या है कि ये अनटाइड की पहली किस्त का रोका हुआ पैसा है, ये अनटाइड की पहली किस्त का रोका हुआ पैसा है 53.41 करोड़ रुपए, और ये अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त है 560.63 करोड़ रुपए, जो पंचायतों को दी गई है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, ये भी आने लायक प्रश्न है। आने लायक है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। क्या है ये? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई। इस खेती को बढ़ावा, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 में टोटल 18,900 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी। तो ये कौन करेंगे? कि ये वो किसान करेंगे जिनके पास खुद की जमीन है और जिनके पास कम से कम 5 गोवंश है, तो वो वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करेंगे। क्योंकि और क्या कि जो भी पहले आएगा उनको पहले इकाई स्थापित करने की परमिशन दे दी जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो भी पहले जाएगा उसको। भू स्वामित्व रखने वाले, खुद की जमीन हो चाहे कितनी हो, जमीन होनी चाहिए खुद की, क्योंकि वहां पर इस प्रकार के बनाए जाएंगे जहां पर वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाएगी। ये मेरा ऐप है, अपनी बुक ऐप है, जहां पर सभी एग्जाम की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध है वो टॉपिक वाइज भी है, मिक्स भी है, यानी एक एक टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन हैं, और एक टेस्ट में 3 टॉपिक हैं, यानी एक टेस्ट में लगभग 150 से 200 प्रश्न कवर कर रहा हूं। इसके अलावा यूआरओ के लिए, आरएस प्री के लिए और अन्य एग्जाम के लिए एग्जाम वाइज कोर्स है, और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स है। कोई कह रहा है कि मुझे तो केवल राजस्थान का संविधान लेना है, तो संविधान के लिए अलग कोर्स बना हुआ है। कोई कह राजस्थान का भूगोल मुझे पढ़ना है, तो भूगोल के लिए अलग कोर्स है। कोई कहे कि मुझे राजस्थान इतिहास कला संस्कृति ही पढ़ना है, तो केवल राजस्थान इतिहास कला संस्कृति भी कोर्स है। तो आप देखें जरूर, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। ये मेरे जितने भी क्लास, जो भी रिकॉर्ड वीडियो है, यहाँ पर मेरी ऑफलाइन क्लास के वीडियो हैं, और मैं पिछले 22 साल से पढ़ा रहा हूँ। 22 साल से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं 23 साल का था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और कोई दिक्कत हो आपको, कोई भी इंक्वायरी है, तो इस नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। 9460612352।